हेलो दोस्तों, मैं त्रुभन कसाना स्कॉलर क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम मुगल काल पढ़ रहे हैं और मुगल काल में जो हम पढ़ रहे थे वो बाबर पढ़ रहे थे और बाबर के मैंने 2 पार्ट बना चुका हूं। पहले पार्ट में हमने बाबर का परिचय देखा था कि बाबर का परिचय क्या था, बाबर कैसे भारत पहुंचा, और जब भारत पहुंचा तो उसके बाद जो हमने पढ़ा था वो हमने देखा था पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध जो हमने देखा था इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य देखा था और उसकी हमने बिल्कुल विस्तार पूर्वक आपको कहानी बताई गई है। और पानीपत का एक ऐसा युद्ध था जिसके समाप्ति के बाद ही क्या हो जाता है, लोदी वंश समाप्त हो जाता है, इब्राहिम लोदी मारा जाता है, उधर विक्रमजीत मारा जाता है। ये हम कहानी देख चुके हैं। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही जबरदस्त कहानी आपके बीच लेके आया हूं और वो जबरदस्त कहानी ये है कि हम जो पढ़ेंगे आज वो पढ़ेंगे खानवा का युद्ध। और खानवा का युद्ध देखेंगे बिल्कुल विस्तार पूर्वक। और देखिएगा थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है तो आप उस चीज़ से ना घबराएं, क्योंकि बड़ा वीडियो अगर मैं बना रहा हूं तो आपका जरूर इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन होंगे। हर चीज़ पे चर्चा करी जाएगी, ऐसा नहीं कि वन लाइनर तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहे। बहुत जबरदस्त कहानी है और लगेगा कि अगर मैं इस कहानी बोल रहा हूं कि जबरदस्त है तो ही बोल रहा हूं भैया। तो देखिएगा आज जो हम लिखेंगे, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो हम आज कहानी आपको बताएंगे, जो हम चर्चा करेंगे आज विशेष रूप से, वो होगी खानवा के युद्ध पर। और जो खानवा का युद्ध हो रहा है वो बाबर एवं राणा सांगा के मध्य होगा, जिसमें कि राणा सांगा की क्या होगी दोस्तों, उसमें विजय होगी। लेकिन इससे पहले आप हेडिंग लिख लें ताकि हमें पता रहे कि हम कौन सा युद्ध पढ़ रहे हैं भैया। तो देखिएगा जो भी आज मैं चर्चा करूंगा, लगभग जो भी चर्चा होगी वो खानवा युद्ध से होगी। और जितने भी खानवा युद्ध के क्वेश्चन हैं, अगर आपको जो कहानी मैं आपको बताऊं अगर लगे कि आपको लिखना है तो वहां पे लिख सकते हो। बाकी जो भी खानवा से प्रश्न बनेंगे तो वो मैं यहां पर लिखता रहूंगा। सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ है 17 मार्च 1527 को। और ये जो युद्ध हुआ है सबको पता है, राणा सांगा बाबर के मध्य। ठीक है दोस्तों, और इसमें बाबर विजय होगा। लेकिन हमें यह भी पता है बाबर विजय होते हैं, लेकिन भाई बाबर के विजय होने का मुख्य कारण क्या था सभी को पता है कि एक भयंकर युद्ध था। तो देखिएगा अब मैं आपको कहानी बता रहा हूं और कहानी विस्तार पूर्वक सुनना आपको बढ़िया से, ऐसा ना कि आप निकाल के देखते रहो तो आपको कहानी समझ में नहीं आएगी। देखिएगा एनटीपीसी लेवल का भी क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि मुगल काल चल रहा, सभी को पता है कि यहाँ से प्रश्न अधिकतम पूछे जाते हैं। तो आप बिल्कुल बढ़िया से देखें और जहां आपको लगे लिखने के लिए वो आप लिख सकते हैं। देखिएगा आपको थोड़ी सी भूमिका मैं अपनी पिछली बताना चाह रहा हूं कि देखिएगा बाबर जो पहला युद्ध जीत जाता है पानीपत का, तो आपको यह भी मैंने बताया था पानीपत के युद्ध से पहले कि राणा सांगा ने वादा किया था कि मैं कहां पहुंचूंगा, पानीपत पहुंचूंगा और आपकी क्या करूंगा, सैन्य सहायता करूंगा। लेकिन यहां पर क्या होता है कि बाबर का समर्थन करने के लिए राणा सांगा नहीं पहुंचता है। और देखिएगा राणा सांगा जब नहीं पहुंचता है तो राणा सांगा ही क्या कर लेता है, एक दिल्ली का दावेदार बनता है, दिल्ली सल्तनत को अपने कब्जे में लेना चाहता है। जहां की बाबर अपना दावा बनाता है उसी दावे को मतलब कि निरस्त करता है बाबर के राणा सांगा। और राणा सांगा कहता है कि तुझे हमने कुछ ही चंद घंटों के लिए, कुछ ही समय के लिए आपको बुलाया गया था और आप क्या करें, आपको इतना पैसा दिया जाएगा और आप यहां से रवाना हो जाएं, या फिर आप अपनी वही पश्चिमी भारत में अपनी साम्राज्य को विस्तार करें जिसमें कि आपने कई बार आक्रमण किया था, जिसमें कि आप लूटपाट करने आते थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि राणा सांगा इतनी बात तो कह देता है, इतने पत्र में लिख देता है, लेकिन बाबर अब संतुष्ट नहीं था। बाबर अब जान चुका था भारत की स्थिति को, बाबर अब पहचान चुका था उन शासकों को कि जो कि बाबर से घृणा करने लगे थे, बाबर के खिलाफ हो चुके थे। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं एक बात और, कि जब बाबर ने एक चीज भांप ली थी पानीपत के युद्ध से, कि जब पानीपत के युद्ध में मैं लड़ रहा था युद्ध, तो उस समय कोई भी मदद करने के लिए मेरे नहीं आया था। 5 से 6 लाख सेना
का सामना मैंने किया था। उधर अगर हम बात करते हैं कि अगर इब्राहिम लोदी को ही ये हरा देते तो शायद हो सकता है कि मुझे ना बुलाते। तो बाबर ने कहीं ना कहीं इनकी कमजोरी देख ली थी। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि और इस खानवा युद्ध की कहानी है क्या। कहानी देखिएगा, मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं कि जब खानवा युद्ध होता है तो खानवा युद्ध तो आपको पता है राणा सांगा बाबर के मध्य हुआ। लेकिन दोस्तों यहां पर एक कहानी ये देखने को मिलती है कि जब बाबर पानीपत जीत जाता है तो पानीपत के युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं जो मुगल सेना थी उसमें बड़ा ही उत्साहित थे, बड़ा ही एक जश्न का माहौल था। तो उसी बीच में अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो यहां पर जो मुगल थे जो भारत आ चुके थे, तो मुगलों में एक बड़ी खास बात थी, क्योंकि ये तो तय हो चुका था कि राणा सांगा एवं बाबर के मध्य युद्ध होगा। क्योंकि भारत में अब जो सबसे बड़ी शक्तियां बची हैं वो दो ही हैं, एक तो है राणा सांगा और एक है बाबर। तो भाई एक स्थान के, एक जगह के, एक राज्य के, एक देश के दो राजा तो नहीं हो सकते। तो ये तो मुकाबला होना ही था, सभी को पता था कि युद्ध तो होना है। लेकिन युद्ध तो होगा, लेकिन उससे पहले बाबर क्या तैयारी करता है आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बाबर था, बाबर के पास 4 से 5-6 हजार सेना है। उधर अगर हम बात करते हैं कि राणा सांगा के पास जो सेना का अगर मैं बात करता हूं तो सभी को पता है कि राणा सांगा का जो समर्थन किया था वो भारत के 15 राजाओं ने समर्थन किया था। तो जब 15 राजाओं ने समर्थन किया है तो सीधी सी बात है कि 15 राजाओं की सेना आई होगी। भाई जब राणा सांगा का 15 राजा समर्थन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि 15 राजा का समर्थन करने का मतलब यही है कि 15 राजाओं की सेना होगी। और जब 15 राजाओं की सेना है तो आप जान सकते हैं दोस्तों कि 15 राजाओं की सेना की अगर मैं बात करता हूं तो अगर 1 लाख भी सेना है किसी के पास तो मैं समझता हूं कि 15 लाख सेना बैठती है। अगर मान लो एक राजा भी 1 लाख सेना लेके आ रहा है तो सीधी सी बात है कि 15 लाख सेना हो गई। और 15 लाख सेना एक तरफ है और बाबर के पास सेना कितनी है? बाबर के पास सेना कितनी है? 6000। लेकिन जीतता कौन है? बाबर। तो वही कहानी आज आपको बताना चाहता हूं कि कहानी में आखिर है क्या, कैसे राणा सांगा की 15 राजाओं की सेना हारती है और कैसे वही 6 से 7 हजार जो सेना थी बाबर की वो कैसे जीतती है। तो सबसे पहले इसकी मुख्य भूमिका देखते हैं कि क्या है। देखिएगा जब पानीपत जीत जाता है तो बाबर को एक इच्छा थी, बाबर एक तरह से एक लगाव रखता था। ये मुगल जितने भी थे, एक बात मैं आपको बता दूं कि ज्योतिषों पे बहुत विश्वास करते थे, ज्योतिषों पे अंधविश्वास करते थे, अंधभक्त थे। जैसे ज्योतिष बोलते थे वैसे ये मुगल किया करते थे। मतलब कि अगर ज्योतिषों ने कह दिया कि बाबर ये युद्ध नहीं लड़ना तो बाबर उस युद्ध को नहीं लड़ेगा। मतलब कि युद्ध से पहले ये घोषणा करवाते थे मुगल कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। तो वैसे ही अगर हम बात करें तो जब बाबर पानीपत का युद्ध लड़ने पहुंचा था तो ज्योतिषों से भविष्यवाणी करी थी। जो इनके ज्योतिष थे मुगल दरबार के, मुगल काल में जो इनके साथ रहते थे, तो उनसे यही पूछा था कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। तो ज्योतिषों ने साफ कहा था कि इस युद्ध का जो परिणाम होगा वो मुगलों के पक्ष में होगा। और वैसे ही हुआ, देखिएगा मुगलों के पक्ष में ही पहुंचा ये परिणाम। तो सीधी सी बात है कि जब यहां पर दावेदार हो जाता है राणा सांगा तो यहां पर बाबर खुले दरबार में, जो वहां पे शिविर लगा हुआ था, तो वहां पर बहुत लोग बैठे थे, वहां पर बहुत जनता बैठी थी जो बाबर के साथ आई हुई थी, बाबर की सेना बैठी थी। जो सेना में एक तरह से अगर हम बात करते हैं कि मनोबल बहुत ऊपर था, वो 15 लाख सेना, अगर हम बात करें कि 15 राजाओं की सेना को हराने के लिए तैयार थे जो बाबर के सैनिक थे। लेकिन यहां पर बाबर क्या करता है कि अपने ज्योतिषों से एक भविष्यवाणी कराता है। जो उनके दरबार में लोग थे, जो उनका ज्योतिष हुआ करते थे, उनसे यही पूछता है कि हमें एक बात की जानकारी चाहिए, एक भविष्यवाणी की जाए कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, किसके पक्ष में होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही बाबर ने इन शब्दों का प्रयोग करा कि भाई किसके पक्ष में ये परिणाम जाएगा, तो जो वहां के मौलवी थे, जो वहां के ज्योतिष थे, मुगलों के साथ जो रहते थे, जो भविष्यवाणी करते थे, तो उन्होंने यही कहा कि ये जो परिणाम है, ये जो इस युद्ध का निर्णय है, खानवा के युद्ध का, ये जो निर्णय जाएगा वो राजपूतों के अधिकार में जाएगा, राजपूतों के पक्ष में जाएगा। कह सकते हैं कि बाबर के सामने खुले शिविर में, जहां उनका शिविर लगा हुआ था,
ऐसे भविष्यवाणी कर दी जाती है उन्हीं ज्योतिषों के द्वारा, उन मौलवियों के द्वारा। तो बताते हैं कि सारे जो सैनिक थे उनके एक तरह से होश उड़ने लगते हैं, और जब होश उड़ने लगते हैं तो यहां पर बाबर भी कहीं ना कहीं एक मन बना के आया था कि मुझे एक मुगल साम्राज्य की क्या करनी है, स्थापना करनी है। तो जब मन बना के पहुंच ही चुका था बाबर, तो यहां पर दोस्तों जो सेना थी वो तुरंत ही क्या होने लगती है, काबुल को रवाना होने लगती है, अपने देश फरगना जाने लगती है। इसी बीच में अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि बाबर इस भविष्यवाणी से क्रोधित हो जाता है, और बाबर उस मौलवी का जो भविष्यवाणी जिसने की थी, जिस ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी, उसका सर धड़ से अलग कर देता है। अब सेना जैसी आगे के लिए जाती है तो यहां पर बाबर कई चीजों का प्रयास करता है सेना को रोकने के लिए, लेकिन सेना नहीं रुकती है, क्योंकि सबको पता था कि मुगलों की जो भविष्यवाणी होती है वो निश्चिंत ही सत्य होती है। लेकिन यहां पर सेना रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और बाबर उसी चीज को बार बार दोहरा रहा था कि हमें मुगल साम्राज्य की स्थापना करनी है, हम जिसके लिए आए हैं, जो हमारा लक्ष्य है, वो कहीं ना कहीं हमारा छूट जाएगा। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं सेना नहीं रुकती है, तो इसी युद्ध से पहले अगर हम बात करते हैं कि बाबर ने एक वादा करा कि ये युद्ध बाबर का नहीं है, ये युद्ध मुगलों का नहीं है, ये युद्ध जो है वो इस्लाम का युद्ध है। और जैसे ही धर्म को लपेटता है बाबर, तुरंत ही इस्लाम का नाम सुनकर पूरे सैनिक रुक जाते हैं, और जैसे ही सैनिक रुकते हैं तो बाबर ने यहां पर एक नारा दिया। वो नारा था जिहाद शब्द का, जिहाद का नारा दिया। बाबर ने कहा कि हम उन काफिरों का वध करने आए हैं जिन्हों की इस्लाम के आगे रुकावट हैं, जो इस्लाम के शत्रु हैं। और इसी बीच में अगर हम बात करते हैं कि इस युद्ध से पहले बाबर ने क्या करा, या खानवा युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया। और बाबर ने जब जिहाद का जैसे नारा दिया तो देखिएगा दोस्तों यहां पर पूरी सेना रुक जाती है, और इसने कहा कि यह युद्ध मुगलों का नहीं है, यह युद्ध किसका है, इस्लाम का। तो इस्लाम जैसे शब्दों का प्रयोग अगर हम बात करते हैं, इस्लाम जैसे अगर हम देखते हैं शब्दों का प्रयोग अगर किसी युद्ध में हुआ था तो वो किस में हुआ था, इसी खानवा के युद्ध में। और जब यहां पर ये बात चलती है तो बाबर यही कहता है कि अगर जीते तो साम्राज्य मिलेगा, अगर हारे तो जन्नत मिलेगी। अगर वीर गति को हम प्राप्त होते हैं तो हमारी वीर गति वो गलत नहीं जाएगी, व्यस्त नहीं जाएगी, वो एक तरह से हमें जन्नत दिलाएगी, क्योंकि हम जो लड़े हैं वो इस्लाम के लिए लड़े हैं। और दोस्तों इन्हीं बातों को अगर हम बात करते हैं तो बाबर ने इस खानवा युद्ध से पहले बहुत चीजों का कह सकते हैं कि अपना परित्याग किया था। बाबर ने अगर हम बात करते हैं इस खानवा युद्ध से पहले, क्योंकि सभी जानते हैं कि जब इस्लाम का युद्ध है तो यहां पर देखिएगा कुछ लोगों को भरोसा नहीं था कि जो बाबर बात कह रहा है वो सत्य है, कि बाबर जो कह रहा है कि बाकी में इस्लाम का युद्ध है। तो इस्लाम के जो अनुयायी होते हैं बताते हैं कि इसने एक तरह से शराब का सेवन बहुत अत्यधिक करता था। इसने तुरंत ही देखिएगा शराब पीने, शराब पर भी प्रतिबंध लगा दिया। शराब पर प्रतिबंध लगाता है खानवा युद्ध से पहले कि ना तो शराब कोई पिएगा और ना ही कोई बेचेगा। अगर हम देखते हैं कि शराब पीने पर प्रतिबंध अगर किसी युद्ध से पहले लगता है तो वो खानवा युद्ध से पहले या खानवा युद्ध के दौरान।
इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि बाबर ने एक ही निर्णय लिया कि कोई भी सैनिक शराब ना ही तो पिएगा और ना ही बेचेगा, सब पे प्रतिबंध लगा दिया। और इसके साथ साथ बताते हैं कि बाबर ने अपने जो सोने के बर्तन थे, जो चांदी के बर्तन थे, सबको तुड़वा देता है और मिट्टी के बर्तनों का भी प्रचलन करता है। मतलब कि मिट्टी के बर्तनों का प्रचलन भी इसी युद्ध के दौरान हुआ था। मिट्टी के बर्तनों का प्रचलन भी इसी युद्ध में होता है। इसके साथ साथ देखिएगा कहीं ना कहीं सेना जो बाबर पे विश्वास जमाने लगती है कि बाबर जो बात कह रहा है कि वो सत्य बोल रहा है, कि यह युद्ध बाबर का नहीं है, यह मुगलों का युद्ध नहीं है, यह एक इस्लाम का युद्ध है और इस्लाम के उन काफिरों का विनाश करना है। इसीलिए बाबर ने जन्म लिया है। और बाबर इन चीजों पर भी क्या कर रहा है दोस्तों, प्रतिबंध लगा रहा है। शराब पर प्रतिबंध लगा दिया, मिट्टी के बर्तनों का प्रचलन जो इसने किया था वो खानवा युद्ध के दौरान किया था। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसी बाबर ने एक उपाधि लेता है, उस उपाधि को भी आप लिख लेना, क्योंकि खानवा युद्ध के दौरान ही बाबर एक उपाधि लेता है, वो लेता है गाजी की उपाधि। गाजी की उपाधि अगर हम बात करते हैं कि मुगल काल में सबसे पहला कोई व्यक्ति है जिसने गाजी की उपाधि ली थी, तो वो है बाबर। किस युद्ध के दौरान, तो खानवा युद्ध के दौरान। अगर हम कहते हैं कि इतनी बात तो बाबर कर लेता है और बाबर को विश्वास होने लगता है कि अब सेना मेरा समर्थन करेगी, और सेना एक तरह से उत्साहित भी हो चुकी थी, अब कि जुनून भर चुका था कि ये युद्ध हमारा युद्ध नहीं है, ये पैसे की लड़ाई नहीं है, ये एक तरह से धर्म की लड़ाई है, ये इस्लाम की लड़ाई है। तो इसीलिए अगर हम बात करते हैं तो यही बाबर अपनी सेना को लेकर एक तरह से खानवा के मैदान में पहुंच जाता है। और जब खानवा के मैदान में पहुंचता है दोस्तों, तो बताते हैं कि युद्ध से पहले आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि 15 राजाओं की सेना एक तरफ है, 15 राजाओं की सेना एक तरफ है, और कह सकते हैं कि जो बाबर की वही 5 से 6-7 हजार की सेना एक तरफ है। बाबर देखिएगा खानवा के युद्ध में, मैं बताऊंगा अभी कुछ पॉइंट यहां पर लिखने को मैं बोल रहा हूं। तो देखिएगा गाजी की उपाधि लेता है, तो गाजी की उपाधि लेने के साथ साथ अगर हम देखते हैं कि बाबर, इसी खानवा युद्ध को कहा जाता है राजपूतों का धर्म युद्ध। राजपूतों का धर्म युद्ध, राजपूतों का धर्म युद्ध। तो याद रखना है कि राजपूतों का धर्म युद्ध किसको कहा गया था, खानवा के युद्ध को। इसी युद्ध को अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें 15 राजपूत राजाओं ने क्या लिया था, भाग लिया था। तो याद रखना है कि 15 राजपूत राजाओं ने भाग कौन से युद्ध में लिया था, तो निम्नलिखित से आपसे पूछा जा सकता है, तो वो खानवा का युद्ध ही था। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जिहाद का नारा किसने दिया था, किस युद्ध में, खानवा युद्ध के दौरान। इस्लाम जैसे शब्दों का प्रयोग बाबर ने कहाँ किया था, खानवा युद्ध के दौरान। शराब पर प्रतिबंध कौन से युद्ध के दौरान हुआ था, खानवा युद्ध के बाद। मिट्टी के बर्तनों का प्रचलन कौन से युद्ध के दौरान हुआ था, खानवा युद्ध के बाद। खानवा युद्ध के दौरान गाजी की उपाधि कौन से युद्ध के बाद ली है, खानवा युद्ध के बाद। राजपूतों का धर्म युद्ध किसको कहा जाता है, खानवा युद्ध को। 15 राजपूत राजाओं ने कौन से युद्ध में भाग लिया था, खानवा के युद्ध में। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि जब ये खानवा का युद्ध अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, तो उससे पहले अगर हम देखते हैं तो इसी युद्ध में तुगलमा नीति का प्रयोग भी करता है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई थी वो तुगलमा नीति ने निभाई थी। क्योंकि तोपखानों का प्रयोग तो बाबर इस युद्ध में भी करेगा और अगले युद्ध में भी करेगा। इसी के अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि जब ये युद्ध चल ही रहा था, तो देखिएगा बाबर ने यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि शाहरुख नामक, कौन सा, शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था दोस्तों। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। खानवा युद्ध के दौरान, खानवा युद्ध के बाद चलाएगा, ये बाद कर लेना, बाद। खानवा युद्ध के बाद कहां चलाया था, काबुल में चलाया था। तो देखिएगा कुछ पॉइंट भी आप यहाँ पे लिखते रहना। तो इस तरह से देखिएगा शाहरुख नामक चांदी का सिक्का बाबर ने कहाँ चलाया था, तो काबुल में चलाया था। और इस तरह से दोस्तों ये आपकी कुछ भूमिका बन चुकी है, ये पॉइंट आप लिख लेना। अब बनाते हैं देखिएगा खानवा युद्ध का कुछ मुख्य
क्या मतलब उसकी भूमिका है, क्या उसका प्रारूप है और कैसे कैसे युद्ध होता है, ये देखिएगा मैं आपको बताना चाहता हूं। अब बिल्कुल विस्तार पूर्वक देखना कि भाई चल क्या रहा है। यहां पर है खानवा। अब देखिएगा ध्यान पूर्वक सुनना है। जो बाबर है, बाबर के पास अगर हम देखते हैं दोस्तों तो भाई कितनी सेना है? बाबर के पास 6000 सेना है। कितनी है भाई? 6000 सेना। अगर हम 6000 सेना की बात करते हैं दोस्तों, तो इसी बाबर को अगर हम देखते हैं कि यही बाबर, मान लो कि ये खानवा का मैदान हो गया। कौन सा हो गया? खानवा का मैदान। अगर हम इस मैदान की बात करते हैं दोस्तों, तो इस खानवा के मैदान में यही बाबर बताते हैं कि 3 दिन पहले, देखिएगा 3 दिन पहले ही पहुंच चुका था। मतलब कि 3 दिन पहले बाबर पहुंच चुका था खानवा के मैदान में। अगर मैं इस राणा सांगा की बात करता हूं दोस्तों, कि इस राणा सांगा की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो ये राणा सांगा देखिएगा, जब इसके पास अगर देखिएगा 15 राजा आ जाते हैं, 15 राजा, तो जब 15 राजाओं का समर्थन इसको मिलता है, तो ये अपने दिमाग में एक बात सोचता है कि मैं बाबर को एक तरह से चुटकी भर में, मतलब कि मुट्ठी में भरूंगा और क्या करूंगा, उसको मसल दूंगा। ये इसके दिमाग में थी, क्योंकि इसके पास 15 राजाओं की सेना थी। क्योंकि बाबर को पता था कि अगर मैं जीता तो मेरा साम्राज्य स्थापित हो जाएगा, अगर मैं हारा तो मुझे जन्नत प्राप्त होगी। क्योंकि काबुल में बाबर के पास कुछ नहीं था। बाबर के पास अगर हम बात करते हैं तो एक ही ऑप्शन था, वो था राणा सांगा को हराना। अगर राणा सांगा इस युद्ध में हारता है तो निश्चिंत ही बाबर अपने साम्राज्य को विस्तृत कर देगा, अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा। तो यहां पर देखते हैं कि बाबर 3 दिन से पहले ही अपनी तैयारी में जुट जाता है। और इस खानवा के मैदान में अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो देखिएगा बाबर के पास 6000 सेना है। तो 6000 सेना जो जीतती है वो एक नीति अपनाता है, तुलगमा नीति। दोस्तों मैं आज बताना चाहता हूं कि विस्तार रूप से कि तुलगमा नीति होती क्या है। देखिएगा 6000 सेना है, तो 6000 सेना बाबर ने कैसे सजाई देखिएगा। मान लो कि आधे सैनिक यहां पर लगा दी बाबर ने, कुछ सैनिक यहां पर लगाए बाबर ने। देखिएगा यहां पर सैनिक लगाए, कितने लगाए भाई? मान लो 2000 सैनिक इसने, बाबर ने 2000, तुलगमा नीति बता रहा हूं, 2000 सैनिक बाबर ने लगा दिए। देखिएगा आगे, इसके बाद देखिएगा दोस्तों 2000 सैनिक तो भैया ये लग चुके हैं, बचे कितने? 4000 सैनिक। 4000 सैनिक अगर हम देखते हैं तो यहां पे देखिएगा, जहां ये सैनिक है, यहां पर एक व्यक्ति का नाम है। देखिएगा ये मैं एक व्यक्ति बना देता हूं इस तरह से, ये व्यक्ति है मुस्तफा। मुस्तफा आगे हो जाता है और मुस्तफा क्या करता है? देखिएगा तुलगमा नीति बता रहा हूं, मुस्तफा के पास तीर है। देखिएगा ये इस तरह से इसके पास क्या है? तीर कमान है। मतलब कि ये मुस्तफा के पास क्या है? तीर है। यहां पर उस्ताद अली देखिएगा यहां पर लग जाता है, ये निचला जो सिरा है उस्ताद अली यहां पर लग जाता है। दोस्तों उस्ताद अली कहां लगता है? ये हो गया, मान लीजिएगा मैं बना देता हूं, लगे कि यहां खानवा युद्ध पढ़ रहे हैं। ये कौन हो गया? ये ऊपर मुस्तफा हो गया और नीचे क्या हो गया? उस्ताद अली। उस्ताद अली। अब उस्ताद अली जो है दोस्तों, ये भी क्या है? इसका प्रसिद्ध निशानेबाज। तो दोस्तों इसकी भी अगर हम बात करते हैं तो ये भी क्या है कि एक तरह से क्या कर देता है? अपने उसी तीरों का प्रयोग में लग जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं भाई, जो बाबर है, बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज कहां हैं? आगे हैं। बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज कहां हैं? आगे हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि ये तो 2 प्रसिद्ध निशानेबाज हो गए, एक यहां पर, एक उत्तर में, एक दक्षिण में। इसी के बीच में अगर हम बात करते हैं कि ये तो कोने पर हो गए यहां पर, तो यहां पे देखते हैं कि बाबर ने लगा दिए तोपखाने। इस तरह से लो, इस तरह से बाबर ने लगा दिए दोस्तों तोपखाने। ले भैया आजा, मुस्तफा बैठा है यहां पर, उस्ताद अली बैठा है, और जो बीच में है ये जो है ये लगा दी बाबर ने तोपखाने।
ये देखिएगा बाबर, आज देखिएगा इंसान अगर मेहनत करे तो बहुत कुछ कर सकता है, और इंसान मेहनत कर रहा है कौन? बाबर। देखिएगा बाबर की मेहनत ही फल लाएगी, और आपको पता चलेगा कि भाई हमारी महाबेवकूफ़ी या राणा सांगा की महाबेवकूफ़ी क्या थी। 3 दिन पहले तैयारी कर रहा है कौन? बाबर। किसकी? युद्ध की, क्योंकि बाबर को दिख रहा है कि मैं अगर यहां से हारता हूं तो निश्चिंत ही मुझे भारत से बाहर जाना होगा। तो इसीलिए अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ये तो हो गए क्या? ये हो गए निशानेबाज। कौन हो गए ये? निशानेबाज। ये हो गए तोपखाने, तोप खाने, मतलब गोलाबार ने। देखिएगा इस मैदान में अगर हम बात करते हैं, इसी मैदान में अगर हम बात करते हैं तोप खानों के साथ साथ इसी मैदान में बाबर ने इस तरह से खाई खुदवा दी दोस्तों, इस तरह से खाई खुदवा दी। इस मैदान में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, बहुत जगह पर क्या करा बाबर ने? 4 से 5 दिन पहले क्या कर दिया? देखिएगा 4 से 5 दिन पहले क्या करा बाबर ने? खाई खुदवा दी। अरे मैं बता रहा हूं 15 राजाओं की सेना एक तरफ है, वही तो मैं आपको बताना चाहता हूं। अब ऐसे थोड़ी ना खानवा युद्ध पढ़ लिया, अब यार बढ़िया से पढ़ना है तो बढ़िया से भूमिका बनानी है, ताकि पता चले कि यार 15 राजा एक तरफ हैं, 15 राजाओं की सेना भैया आप गुणा कर लो, तो अगर 1 लाख भी सेना है तो कितना हो जाएगी? 15 लाख सेना हो जाएगी। और इधर कितनी सेना है बताओ? 6000। तो आप सोचोगे यार सर कैसे जीत गया बाबर? वही तो कहानी बता रहा हूं मैं आपको। अब देखिएगा बाबर 3 दिन पहले पहुंचा, और नीति बताता हूं, तुलगमा नीति का प्रयोग किया था, वो तोपखानों का प्रयोग भी किया था, लेकिन इसमें कुछ चेंज था, इसमें कुछ अलग था। बाबर ने दोस्तों यहां पर देखिएगा ये जो पूरा मैदान था खानवा का, बाबर पहले ही पहुंच गया 3-4 दिन पहले ही। और बाबर ने क्या करा? यहां पर खाई खुदवा दी, और खाइयों में क्या करा इसने? इन खाइयों में गोला लगा दी, मतलब कि बम जो होते हैं, बम ब्लास्ट के लिए, मतलब कि गोला बारूद इसमें रख दिए, और सेना आए और जैसे इनके ऊपर पैर रखे क्या हो? ब्लास्ट हो। और जब ब्लास्ट होगा सीधी सी बात है भाई सेना में भगदड़ मचेगी। तो देखिएगा 3 दिन पहले ये काम करा। कितने दिन पहले? 3 दिन पहले ही ये काम कर चुका है। मतलब बाबर को पता था कि राणा सांगा बहुत ताकतवर है, राणा सांगा को ऐसे हराना नहीं है। और राणा सांगा की यह भी सूचना मिल चुकी थी बाबर को कि उसके पास बहुत विशाल सेना है, और तेरे पास 6000 सेना है, तो जाहिर सी बात है कि 6000 सेना तो मुश्किल है कि जीत पाए। लेकिन बाबर ने प्रयास तो करा, मेहनत तो करी। अब वही वाली बात है, आप सोते रहो, कंपटीशन के एग्जाम चलते रहेंगे, अब जो सोता रह गया वो सोता रह गया। अब लास्ट दिन थोड़ी ना होगा, अगर आपको युद्ध में जीतना है तो तैयारी पहले करनी पड़ेगी ना, और बहुत दिन पहले पढ़ना पड़ेगा आपको। तो वही तो बाबर कर रहा है। बाबर को पता था कि मुझे जीतना है और भीड़ से नहीं डरना, वही चीज है। अरे भीड़ ही तो है ये, उस चीज से मत डरो कि भीड़ में चमकता एक ही है, चमकता एक ही है, सारे नहीं चमकते हैं। तो वो बाबर का उदाहरण बता रहा हूं। तो देखिएगा यहां पर पूरे में क्या हो गया? गोला बारूद बिछा दी पूरे उसमें मैदान में। और देखिएगा कितने हो गए भाई? मान लो ये कितने हो गए? 2000 सैनिक यहां हो गए। इसके साथ देखिएगा बाबर ने 2000 सैनिक यहां पर लगाए, और देखिएगा 2000 सैनिक इसने रखे बाबर ने यहां पर दोस्तों, 2000 सैनिक रखे बाबर ने यहां पर दोस्तों, यहां पर बाबर ने रखे 2000 सैनिक। मतलब कि इससे पहले अगर हम बात करते हैं जो तुलगमा नीति थी, 2000 सैनिक आगे और 2000 सैनिक पीछे रखे। ये देखिएगा यहां पर और देखिएगा बचे कितने? 2000 सैनिक बचे। 2000 सैनिक क्या कर रहे हैं दोस्तों? आराम कर रहे हैं। देखिएगा बाबर क्या कर रहा है? बाबर की आप बोलोगे सर इतना बाबर आराम क्यों कर रहा है? अरे यही तो नीति है बाबर की, दिमाग बहुत था। 4000 सेना बाबर ने बिल्कुल तैयार कर ली कि लड़ना सिर्फ तुम्हें 15 लाख एक तरफ है, 15 लाख एक तरफ है, डरना नहीं है। 2000 सैनिक छोड़ेगा, फिर 2000 छोड़ेगा, और 2000 क्या कर दी दोस्तों? आराम लगा दी। मतलब जो 2000 सेना है वो क्या कर रही है? आराम कर रही है। और देखिएगा बाबर कितने बड़ा नीति से अपनाता है। बाबर ने यहां पर देखिएगा पूरे तोपखाने सजा दिए मैदान में, और मैदान के साथ साथ क्या कर दिया? ये पूरे खानवा के मैदान में खाई खुदवा दी, और इसमें लगा दी क्या? बम लगा दिए। अब इधर जो पूरी तैयारी बाबर कर चुका था दोस्तों, यहां पर देखिएगा मुस्तफा बैठा है, यहां पर कौन है? उस्ताद अली है। और देखिएगा अगर हम बात करते हैं कि इन्हीं के बीच में एक इसका जो सेनापति है, इसका जो सेनापति था उसका नाम लिख देता हूं। जो सेनापति है उसका नाम है मीरन। क्या नाम है? मीरन।
सॉरी मीरन नहीं, मीर बाकी। क्या नाम है दोस्तों? मीर बाकी। क्या नाम है? मीर बाकी। और मीर बाकी हो गया दोस्तों यहां पर, क्योंकि पूरी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है खानवा के युद्ध में? बाबर की तरफ से मीर बाकी कर रहा है। अब यहां पर बाबर तो पूरी तैयारी भैया करके बैठ गया, क्यों बेटे आज राणा सांगा तू आजा, या तो तू ही है और या मैं ही हूं। अब बाबर की अगर मैं नीति बताऊं दोस्तों, आज पढ़ते रहो बढ़िया से, मेरा भी मन है पढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरा मन तो हमेशा ही रहता है, लेकिन आपको कुछ चीजें ऐसी बताना चाह रहा हूं कि आपको लगेगा कि सर बाकी में ऐसा तो पढ़ा ही नहीं, और पढ़ा तो है लेकिन इतना विस्तार पूर्वक हमें नहीं पढ़ा। बस स्कॉलर क्लासेस की यही खासियत है, बस ज्यादा से ज्यादा वीडियो को पहुंचाते रहो ताकि लोगों को लगे कि हाँ ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, और जब अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करो, बाकी कोई दिक्कत नहीं, अनसब्सक्राइब कर दो, कोई परेशानी नहीं भैया। तो यहां पर देखिएगा ये सेना हो गई मीर बाकी जो है उसका सेनापति यहां पे खड़ा हो गया, मुस्तफा यहां पे खड़ा हो गया, उस्ताद अली यहां पर हो गया, और 2000 सैनिक यहां पर हो गए, और 2000 सैनिक यहां पर हो गए। और बाबर है कहां? अब बाबर को कहां बैठाऊं मैं? बाबर को यहां बैठाऊं, बाबर को यहां लगाऊं, कहां है बाबर? आप बोलोगे सर बाबर तो मीर बाकी यहां लग गया, उस्ताद अली यहां पर लग गया, मुस्तफा यहां पर लग गया, बाबर कहां है? तो बाबर देखो ध्यान से, बाबर कहां है? ए ये रहा, देखो ए ये रहा बाबर, लो ए ये रहा बाबर, ये है बाबर। इतना दिमाग था इस बाबर के अंदर। 2000 सैनिक आगे कर दिए, सारे जो सेनापति थे, जो मुख्य लोग थे, तोपखाने आगे लगा दिए, मैदान में खाई खुदवा दी, और सेना आगे कर दी। और बाबर कहां आ गया? बीच में, बीच सेना में खड़ा है, सेना के बीच में खड़ा है बाबर। क्या बाबर डर रहा है? बाबर डरपोक है? बाबर कायर है? बाबर कायर नहीं है, माइंड लगा रहा है, दिमाग चला रहा है बहुत तेज। अभी बताऊंगा, सुनते रहो, लास्ट तक देखना वीडियो को। ऐसा नहीं कि निकाल दी बाबर खत्म हो गई, बाबर खत्म नहीं हुआ, बहुत जबरदस्त कहानी है, बने रहना और शेयर भी करते रहना। अब यहां पे पूरी तैयारी करके बाबर बैठ चुका है, ये रहा भैया बाबर। और भैया यहां पर देखिएगा अब पूरी तैयारी बाबर के पास हो चुकी थी कि राणा सांगा कभी भी आ सकता है। अब राणा सांगा देखो, राणा सांगा का, राणा सांगा 15 राजाओं की सेना की तरफ को देखा, मुंह उठाया, यार बहुत सेना मेरे पास तो बहुत सेना है, मैं तो बाबर को कुचल दूंगा। अब जो कुछ और भी राजा थे यार, राणा सांगा यार कुछ तो करो, चलो युद्ध में। और बाबर मदिरा का सेवन, दिन रात जश्न मन रहा है, दासियों का नाच गाने देख रहा है बाबर, राणा सांगा। दासियों का नाच गाना चल रहा है दरबार में, उत्सव हो रहा है, जश्न मनाया जा रहा है, और मदिरा पे मदिरा बाबर राणा सांगा खोले जा रहा है, और दूत नशे में राणा सांगा। और लोग कहा कि बाबर को आज तो मारूंगा। अरे पता कुछ नहीं, नींद में नशे में राणा सांगा। बस उन्हें देख ले कि 15 राजा, भाई ये बहुत राजा हैं, जो 7 से 8 लाख सेना मान लो, अगर 50 भी मानो, 7.5 8 इतनी सेना हो सके भैया। अगर 50 भी, अगर 1 लाख मानो तो 15 लाख सेना बैठे, तो राणा सांगा तो 15 राजाओं को समर्थन देखे। बाबर थोड़ा राणा सांगा प्रयास भी करे तो और राजा कहे अरे रुक यार, राणा सांगा चले जाइए, युद्ध में कुछ ना हो रहा। अब राणा सांगा और चढ़ गया पेड़ पर, यार ठीक है, नु किससे लड़ने जा रहा है? बाबर से लड़ना है। तो बाबर से लड़ेगा? बाबर को लड़ाकू है? अरे बाबर से लड़ेगा, उससे इसके 2000-4000 सेना लेके बैठा है, देख लेंगे। बाबर ने और तैयारी कर ली, और तैयारी पे लग गया, और जो भी कमियां थी और पूरी कर ली। नु बेटे कदम रख दे बस। पता चला कि राणा सांगा के नींद खुली भाई सुबह को। राणा सांगा बोला कि भाई चलो युद्ध में, अब चलो। अब 15 राजा सामने, और ये देखो 15 राजा सामने, देखिएगा दोस्तों इस तरह से सेना सज जाती है। और सेना सजने के बाद खानवा के लिए प्रस्थान करती है। ये लो पूरी सेना तैयार हो गई दोस्तों, पूरी सेना तैयार हो गई, 15 राजा सेना के लिए तैयार हैं। और देखिएगा दोस्तों राणा सांगा कह रहा कि बेटे बाबर कहीं भी मिल जा, तुझे नहीं छोड़ूंगा, कहीं भी मिल जा। बहुत परेशान कर रखा, मेरे जश्न में भी अच्छा खासा मैं सही चल रहा था, लेकिन क्या करूं, दिक्कत। 15 राजा सामने और राणा सांगा के सैनिक कहां पर? पीछे। सेना पता चल रहा कि पता ही नहीं चल रहा कि सेना कितनी है। सेना का यूं ही पता ना चल रहा सेना है कितनी। जहां तक निगाह उठा वहां राणा सांगा दिख रहा,
और राणा सांगा देखिएगा यहां पर, ये रहा राणा सांगा, यो रहा भाई, ले बना दे रहा हूं लोग, राणा सांगा यो हैगा, देखिएगा यो रहा राणा सांगा, तीर लेकर तलवार लेके भाई यहां पर खड़ा, इस तरह से नु आजा, धड़क धड़क। पता चला एक आंख फूटी हुई है इसकी, एक आंख फूटी हुई। मैंने आपको बताया था कि खतौली का युद्ध हुआ था, राणा सांगा की खतौली के युद्ध में जब इब्राहिम लोदी लड़ा था 1517 ईस्वी में, एक आंख गवा दी थी राणा सांगा ने और एक हाथ गवा दिया था। और पता चलता है कि राणा सांगा फिर भी कह रहा है कि बाबर बेटे कहीं भी छुप जा, छोड़ूंगा ना। पता चलता है कि मैदान में जैसे ही इस खानवा के मैदान में सेना प्रवेश करती है दोस्तों, तो देखिएगा मैदान भी हिल रहा था जैसे पानीपत का युद्ध हुआ था। बाबर के सैनिक कांप रहे थे, इस तरह से उनकी जो जमीन थी वो कांप रही थी। और इस तरह से अगर हम बात करते हैं कि पूरी कहानी जो थी वो एक तरह से बाबर सेट कर चुका था। और यहां पर अगर हम देखें तो जब राणा सांगा मैदान में पहुंचता है तो राणा सांगा को सेना वही 2000 सेना दिखाई देती है, बाकी सेना नहीं। आगे खड़ा है कौन? जैसे राणा सांगा आगे आता है तो यहां पर मुस्तफा खड़ा था और ये खड़ा था कौन? उस्ताद अली। और उस्ताद अली ने करा कि आजा बेटे ले, इस तरह से तीर लगा के बैठा कि आजा आजा। अब राणा सांगा की बोलती बंद। जितना राणा सांगा यू बोल रहा था कि भाई उस्ताद अली जितनी तीव्र गति से आ रहा था, जितना तेज आ रहा था, और मुस्तफा एवं उस्ताद अली खड़े थे तीर लेकर, बाबर आजा आजा राणा सांगा ले। और राणा सांगा बोला वो रुको 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 और रुक जाओ। अब पता चला कि राणा सांगा ने सेना रोक दी। आगे पता चला कि यहां पर तोप खाने खड़े हैं, ये तोप खाने ये ले। अब इस भाई का दिमाग फिर गया कि यार यो क्या हो रहा भाई, क्योंकि तीर लेके कौन बैठा? मुस्तफा ऊपर, और नीचे बैठा उस्ताद अली, और आगे हैं तोप खाने, और तोप खानों पे एक सैनिक बैठा है और गोला भर रखा इतना बड़ा ले, नो बेटे आजा आज। राणा सांगा की भाई जितनी पी सब उतर गई राणा की। तो अब तो राणा ने किया कि भाई यो क्या सिस्टम है भाई, क्योंकि पता चला तो बाबर तो पहले ही तैयारी कर चुका था। अब यो ही राणा सांगा देखे कि चारों ओर को, मैदान की ओर को, कि बाबर कहां भाई? यहां पर मुस्तफा खड़ा है, उस्ताद अली खड़ी है, और मीर बाकी खड़ा है, और बाबर का कुछ पता ना। और बाबर को चिल्लाऊं बाबर बाबर बाबर, बाबर ना दिखाई दे दूर तक। और बाबर कहां बैठा? पीछे से आवाज कहेगा नूंगा आजा। लेकिन भाई भतेरा कहा राणा सांगा ने, लेकिन यो बाबर आगे ना आया। बाबर ने बोला कि तू कुछ भी कहता रहा है। पता ना कितनी तरीके की गाली दी होंगी राणा सांगा ने बाबर को। नू आ गया कहां है, कहां छुपा हुआ है कायर, इतनी जैसी बातें करी। नू बाबर तो कानों में लगा के उंगली बैठ गया कि बेटा राणा कितना भी बोल ले आगे नहीं आऊंगा, अपनी नीति को नहीं बदलूंगा। चलो ठीक है भाई, ये बात भी। यहां पर जब राणा सांगा देखता है तोप खाने लगे हुए और इधर तीर लेके खड़े हैं मुस्तफा एवं उस्ताद अली, तो बाबर अपने सैनिकों से पूछे भाई यो क्या चीज है? क्योंकि आज तक राणा सांगा ने तलवार से लड़ा था, राणा सांगा भाला से लड़ा था, लेकिन तोफें थी वो आज तक राणा सांगा ने ना देखी अपने जीवन में, चाहे कितना भी बड़ा राजा। इसी बीच में अगर हम बात करते हैं कि राणा सांगा के होश उड़ने लगते हैं कि भाई सेना तो है, लेकिन यो बताओ यो क्या है? अब जिससे पूछे तुझे पता क्या भैया यो क्या है? मुझे तो पता ही ना। वो होगी बंदूक। कुछ लोग अपना दिमाग लगा रहे ऐसे करके, राणा वही होंगी, बंदूक होंगी, चल आगे सेना को ढकेल दे। पता चला कि जो 15 राजाओं की सेना थी वो एक तरह से खानवा के मैदान में, जैसे ही खानवा के मैदान में प्रवेश करती है, और दोस्तों जब प्रवेश होता है और जब गूंज आती है, धमाकों की आवाज आती है, क्योंकि जिस सैनिक का पैर यहां पे पड़ता चला गया तो पता चलता है कि यहां धमाका हुआ, यहां धमाका हुआ, यहां धमाका हुआ, यहां धमाका हुआ, यहां धमाका हुआ। और जो कुछ खाइयां थी यही, इन खाइयों में पता चलता है कि बहुत सेना, मतलब कि
उसमें दलदल में उस खाई में डूबकर मर जाती है। अब राणा सांगा तो भाई जैसे तैसे करके बच चुका था। राणा सांगा आ गए, आज बेटे कहीं भी रुक, पता चलता है कि सेना तो बहुत थी, सेना मर जाती कोई दिक्कत ना, और राणा सांगा बहादुरी से युद्ध करता रहा। राणा सांगा बहादुरी से युद्ध करता रहा। और देखिएगा राणा सांगा के बीच में जब सेना लड़ रही थी तो राणा सांगा आ गई था। यहां पर तोपखानों का प्रयोग बाबर तुरंत ही यहां से आदेश दे देता है कि मुस्तफा एवं उस्ताद अली तुरंत ही तीरों की बौछार कर दी जाए, तीरों की बौछार कर दी जाए। और कुछ समय बाद पता चलता है कि यहां पर तो खाई चली रही थी, ये धमाके चल ही रहे थे, तोपखानों का भी प्रयोग कर दिया जाता है। और जब तोपखानों का प्रयोग होता है सेना में भगदड़ मचने लगती है। पता चलता है कि जो 2000 सेना रुकी हुई थी, इस सेना को तुरंत ही बाबर आदेश दे देता है कि इस सेना को वापस लो और जो 2000 सेना है उसको पुनः भेजो। यहां पर जो 2000 सेना लड़ रही थी पहले, उसको वापस बुलाया बाबर ने, और बाबर ने जो 2000 सेना पीछे रोकी हुई थी उस सेना को भेज देता है। दोस्तों अब आप मुझे एक चीज बता दो, क्या थकी हुई सेना अच्छी लड़ेगी या रुकी हुई सेना अच्छी लड़ेगी? आप भाग रहे हो 6 किलोमीटर और मैं आपके साथ से भागना स्टार्ट, तो मैं तेज दौड़ूंगा या आप तेज दौड़ोगे? तो मैं ही तो तेज दौड़ूंगा, मैं ही तो अच्छा लड़ूंगा। तो सेना तो यहां पर 2000 सेना को बुला लेता है और बाबर ने यह सेना यहां को भेज दी। और देखिएगा उधर तोपखानों की आवाजें, उधर यहां पर गोला बारूदों की आवाजें, इधर मुस्तफा एवं उस्ताद अली लगे हुए थे। बहुत भीषण युद्ध हुआ। और दोस्तों इस तरह से पता चलता है कि पूरी सेना एक तरह से चपेट में आ जाती तोपखानों के। और इस तरह से देखिएगा दोस्तों जो 15 राजाओं की सेना है उस युद्ध को भी हरा देता है बाबर, एक युद्ध की नीति से, एक अपनी तुलगमा नीति का प्रयोग। और दोस्तों इसी नीति को कहा गया था, जो मैंने आपको ये बना के डायग्राम बताया है, तुलगमा नीति। तुलगमा नीति के कारण क्या होता है दोस्तों, बाबर जीत जाता है। और इस तरह से पता चलता है कि राणा सांगा भाजता है। और पता चलता है कि 30 जनवरी 1500, अगर हम देखते हैं इसी राणा सांगा की 30 जनवरी 1530 ईस्वी को क्या हो जाती है, एक तरह से 30 जनवरी 1530 ईस्वी को क्या हो जाती है, राणा सांगा को किसी के जहर देने के कारण क्या हो जाती है, जहर देने के कारण मृत्यु हो जाती है। और इस तरह से पता चलता है कि बाबर खानवा का युद्ध भी जीत जाता है। अब देखते हैं दोस्तों खानवा के युद्ध के बाद क्या होता है कि एक तरह से तुलगमा नीति का प्रयोग होता है। और तुलगमा नीति के बाद देखते हैं दोस्तों कि बाबर ने मुगल साम्राज्य की वास्तविक रूप से क्या रख देता है, नींव रख देता है। तो आपसे पूछा जाता है कि मुगल साम्राज्य की जो नींव रखी गई थी वो कौन से युद्ध के बाद रखी गई थी, तो वो रखी गई थी खानवा के युद्ध के बाद। कह सकते हैं कि जो वास्तविक रूप से पूछा जाए, वास्तविक रूप से मुगल साम्राज्य की स्थापना, अगर स्थापना पूछा जाए तो दोस्तों वो खानवा युद्ध के बाद रखी गई थी। लेकिन नींव पूछा जाए तो वो थी आपके कह सकते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध के। इस तरह से देखिएगा खानवा का युद्ध समाप्त हो जाता है। और खानवा के युद्ध के बाद देखते हैं कि बाबर क्या करता है कि एक तरह से चंदेरी का युद्ध लड़ता है। और चंदेरी का युद्ध देखिएगा, अगर हम बात करते हैं खानवा युद्ध के बाद एक युद्ध होता है, छोटी सी, ज्यादा बड़ा कहानी नहीं है चंदेरी के युद्ध की, जिसकी कहानी थी मैंने आपको बता दी। अब इस युद्ध के बाद देखिएगा बाबर लड़ता है चंदेरी का युद्ध। अगर हम देखते हैं चंदेरी का युद्ध, अगर हम देखते हैं चंदेरी का युद्ध, तो ये तो होता है 1528 में। तो ये होता है चंदेरी का युद्ध। मेदिनी राय और दूसरा था बाबर। तो देखिएगा दोस्तों इसमें भी बाबर क्या हो जाता है दोस्तों, विजय हो जाता है। और विजय हो जाने के बाद देखिएगा अगर हम देखते हैं तो इसके बाद बाबर लड़ता है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध होता है 1529 में। 1529 में क्या होता है, घाघरा का युद्ध होता है। और ये युद्ध जो होता है दोस्तों वो होता है बाबर एवं अफगानों के बीच।
गानों के बीच। और इस तरह से बाबर ने पानी का चंदेरी का युद्ध भी जीत लेता है और घाघरा का युद्ध भी जीत लेता है। यहां से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि एकमात्र ऐसा युद्ध है जो चंदेरी का, जो जल और थल दोनों में लड़ा गया था, ये दोनों में लड़ा गया था। तो एकमात्र ऐसा युद्ध है इतिहास प्रसिद्ध, कौन सा? घाघरा का युद्ध, जो कि जल और थल दोनों में लड़ा गया था। और क्या होता है कि बाबर की 1530 ईस्वी को क्या हो जाती है दोस्तों? इसकी मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों इस तरह से पता चलता है कि बाबर को, कुछ लोग बताते हैं कि बाबर को वही इब्राहिम लोदी की माता के जो दासी का भेष बदलकर पहुंची थी उसके यहाँ, तो उसके जहर देने के कारण क्या हो जाती है? बाबर की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि बताते हैं कि खानबा युद्ध के दौरान ही क्या होता है कि इब्राहिम लोदी की जो माँ थी उसने जहर दे दिया था, और जहर देने के कारण क्या होता है कि उसका शरीर टूटने लगता है। ऐसा जहर नहीं था कि जो एकदम असर करता, धीरे धीरे असर करने लगा। और कुछ समय पश्चात बताते हैं कि बाबर अत्यधिक मदिरा का सेवन भी करने लगा था, और इस तरह से बाबर क्या होती है? 1530 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। और बाबर को सबसे पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है, और फिर दफनाया जाता है उसको काबुल में, उसकी इच्छा थी। तो अभी मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। कुछ यहाँ से देखिएगा, बाबर से संबंधित कुछ प्रश्न हैं तो वो यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं बाबर की मृत्यु, अगर हम बाबर की मृत्यु देखते हैं तो वो होती है 1530 ईस्वी को, ठीक है। अगर हम बाबर को देखते हैं मृत्यु के बाद, बाबर को जो दफनाया गया था, दफनाया गया, ठीक है। तो बाबर को जो दफनाया गया था वो दो जगह दफनाया गया था। सबसे पहला जो दफनाया गया था वो आगरा के आराम बाग में, और जो दूसरी बार दफनाया गया था वो काबुल में, ठीक है। तो याद रखना है कि बाबर को जो सबसे पहले दफनाया गया था वो आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, और दूसरी बार कहां दफनाया गया था? तो सीधा बता देना, काबुल में। क्योंकि बाबर की दो जगह इच्छा थी। इसके साथ अगर हम देखते हैं कि बाबर की मृत्यु के बाद तो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है, अपनी आत्मकथा। तो बाबर की जो आत्मकथा है, बाबर की बात कर रहे हैं भैया, बाबर लिख लेना, बाबर। तो बाबर की जो आत्मकथा है, या बाबर ने अपनी जो आत्मकथा लिखी है, उसका नाम है बाबर नामा, ठीक है। बाबर की जो आत्मकथा है वो क्या नाम है? बाबर नामा। तो बाबर नामा में अगर हम बात करते हैं तो उसकी जो मूल भाषा है वो है, मूल भाषा तुर्की। अगर हम बात करते हैं इसका जो फारसी में अनुवाद किया था, फारसी में अनुवाद वो किया था अब्दुल रहीम खाना। अगर हम बात करते हैं कि इसका हिंदी में अनुवाद जो किया था, हिंदी में अनुवाद वो किया है युगलजीत शर्मा ने, युगलजीत शर्मा ने। इसके साथ बाबरनामा को अगर हम देखते हैं कि अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, अंग्रेजी अनुवाद, तो अंग्रेजी में किया है वेव रीज। किसने किया है? वेव रीज, ठीक है। तो याद रखना है इसकी मूल भाषा तुर्की थी, और कह सकते हैं कि इसके बाद
फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना ने। हिंदी में अनुवाद किसने किया? युगलजी शर्मा ने। और अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? वेवरीज ने। इसके साथ देखते हैं दोस्तों बाबर से और क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। बाबर को अगर हम बात करते हैं, बाबर को चार बाग पग शैली का जन्मदाता बनाया जाता, जन्मदाता माना जाता है। तो याद रखना है कि बाबर को चार बाग पद शैली का जन्मदाता माना जाता है दोस्तों। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि किसको चार बाग पद शैली का जन्मदाता माना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि बाबर की ओर देखते हैं, तो बाबर की अगर हम देखते हैं तो बाबर ने एक निर्माण किया था एक पैमाने का, मतलब कि भूमि मापने के लिए गजे बाबरी। क्या था? गज ए बाबरी। गजे बाबरी पैमाने का प्रयोग भूमि मापन के लिए बाबर ने जो प्रयोग किया था वो कौन सा था? तो आप बताना, गजे बाबरी पैमाने का प्रयोग किया था बाबर ने। इसके साथ अगर हम देखते हैं कुछ और बातें, बाबर के और निर्माण अगर हम देखें तो और क्या निर्माण है बाबर के और क्या निर्माण है? तो भैया गजे बाबरी हो गया, और क्या किया था बाबर ने? मुंबई यान पद शैली का जन्मदाता भी बताया जाता है। मुंबयान पग शैली का जन्मदाता माना जाता है। तो याद रखना है, मुंबयान पग शैली का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो वो दोस्तों बाबर को माना जाता है। और इसके साथ अगर हम बात करते हैं और क्या यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, वो भी मैं देख लेता हूँ और याद कर लेता हूँ भाई, कभी बोलो कि मैं समझता हूँ कि बाबर कंप्लीट हो चुका है और बाबर से संबंधित लगभग मैं समझता हूँ कि कोई भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। अगर एक दो प्रश्न जैसे कि मान लीजिएगा पूछ लिया जाता है, जैसे कि तुज्जु के बाबरी किसने लिखी है या किसकी आत्मकथा है, तो बाबर की सभी जानते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये। और मैं समझता हूँ कि आपको मैं एक लिंक दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा आपको। उसमें क्या करेंगे दोस्तों, उसमें सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। टेंशन मत लो, यूपीएसआई से संबंधित हो, एनटीपीसी से संबंधित हो, ग्रुप डी से संबंधित हो, जितने भी प्रश्न हैं आप किताब खोल के देखोगे बहुत एक्स्ट्रा, ऐसी थोड़ी ना बोल रहे हैं। अच्छा है तभी बता रहे हैं भैया।